हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स में चल रही है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हमने क्या कर लिया है। अभी तक हमने आपको बार मैग्नेट बता दिया। बार मैग्नेट के बाद बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to the axis। ये हमने पूरा का पूरा कर लिया। क्लियर कि नॉट क्लियर? देन इसके बाद टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, आपने देखा टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। ओके, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करी और टॉर्क के अलग अलग केसेस निकाल लिए। यहाँ पे तो नहीं दिया गया है कि टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन टू रोटेट इट। हमने सारा कुछ काम कर लिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देख ली। ओके, अब देखिए हम पूरी तरीके से मटेरियल के अंदर जाने वाले हैं। तो मटेरियल के अंदर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी विद एग्जांपल एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी इफेक्ट। ओके, तो टेम्परेचर पर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये भी देखेंगे। तो मतलब टोटली हमें अब एक तरीके से कहा जाए तो हमें अब मैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करनी है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम, कल हमने आपको बताया था लास्ट में क्लास में मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कल हमने आपको बताया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ने के पहले जरूरी ये है कि उससे रिलेटेड हम टर्म्स को जानें। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज होती है जिसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी नोट करिए, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही हुआ करती है, बस इसका नाम अलग हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की, और इसके पहले भी हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताई है। तो एक बात याद रखिए कि हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताई थी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इसे बी कहा था, और ये था फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पोल। क्लियर? यूनिट नॉर्थ पोल। बी इज इक्वल्स टू एफ बाई एम था, वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बताया गया था बच्चों, याद है? यदि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेट करूं तो आप ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये भी बिल्कुल सही है, राइट बच्चों? यस। अब आप जानते हैं कि हमने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू ई इंटू एस। क्लियर हुआ बेटा? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस हुआ था, होता था कि नहीं होता था? सो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फाई अपॉन एस हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फ्लक्स कहलाता है, पासिंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब यूनिट एरिया में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसी तरीके से आपने कल देखा जब मैंने आपको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ाया था, तो आपने क्या देखा था वहां पे? कल हमने बताया था कि फाई नेट इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस, यस और नो का इंटीग्रेशन। फाई नेट इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस, तो यदि देखा जाए तो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट एस। क्लियर? सो बी इज इक्वल्स टू फाई अपॉन एस। मतलब कि व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यही मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डिफाइन होता है, तब इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज डिफाइंड बाय बी, इसका लेटर बी होता है। सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
inside a magnetic substance crossing per unit area normal to their direction is called magnetic induction. मतलब पर यूनिट एरिया में से जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या को, मतलब फ्लक्स के नंबर को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, या इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। ओके, इनसाइड द सबस्टेंस के अंदर। क्लियर? तो यही जो बाहर आपको पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिखती थी, जब आप पोल के लिए डिफाइन करते थे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, राइट? जब आप पोल की बात करते थे, सो बी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल हो जाता था। उस समय ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाता था। बट यदि आप मटेरियल के लिए बात करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया को नॉर्मल पास करने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? उनकी संख्या को the number of magnetic lines of force inside a magnetic substances crossing per unit area normal to their direction, अपने डायरेक्शन के नॉर्मल जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पेनेट्रेट करेंगी यूनिट एरिया को, उन लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या को मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, राइट? इनसाइड द सबस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी। एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। बेटा बी को किस में नापते हैं? टेस्ला में। एंड टेस्ला इज इक्वल्स टू, यस बेटा बी की यूनिट होती है टेस्ला। एंड टेस्ला मींस ये बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। एंड एरिया मींस मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि फाई इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा बी डॉट ए। ये बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। क्लियर? यस। हमने पहले भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो बनता था फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट एस। क्लियर है? याद है आपको? एक कंप्लीट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनता था दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। ऐसे ही किसी गिवन सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। डन? चलिए, सो द यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है बेटा गॉस। रिलेशन लिख लें, 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस, यानी कि 10,000 गॉस होता है। ओके, 1 टेस्ला दिस इज कॉल्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। सो ये पहली चीज हो गई, मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली जा रही हैं। ठीक है? yes, number of lines of magnetic lines of forces inside a magnetic substance क्रॉस करती हैं, जो उनके नंबर को, जो पर यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी, उन लाइंस के नंबर को ही हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। क्लियर? इसी का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसी का नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है और इसी का नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। यहां पर पोल के फेवर में जब इसका नाम रहता है तो इसका नाम क्या रहता है? पोल के लिए रहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? बट जब आप मटेरियल की कॉन्टेक्स्ट में आते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? उस समय बी का नाम पड़ जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, it is defined as the magnetic moment per unit volume of the magnetized substance। ठीक है? This is basically represent the extents to which a substance is magnetized. It depends on the nature of the material। Definitely ये nature of the material पे depend करेगा। क्लियर है? I is equals to m/v। इसको अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। बेटा मैं से बता दूं, ये सिलेबस से हट चुका है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी हमको तो कहीं कहीं पर यूज हो जाएगा, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा ही सा है, पढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है समझिए आप। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, कोई आयरन का पीस है और आपने यहाँ पे इसके सामने एक
मैग्नेट रख दिया है नॉर्थ। क्लियर है बेटा? आपको पता है कि जब आप किसी आयरन के टुकड़े को रखते हो तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको करता है कि नहीं करता? मतलब डेफिनेटली ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है? साउथ बन रहा है, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। यस और नो? अब इसके साउथ बनने के पीछे प्रोसेस क्या होती है बेटा? इसके अंदर जो इस आयरन के टुकड़े के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट बन जाते हैं और अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है और ये नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा? अब ये सारे साउथ एक ही साइड में आ चुके हैं, जो कि एक बड़े साउथ को रिजल्ट करते हैं और मैग्नेट खींचने की कोशिश करता रहता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये छोटे छोटे साउथ नॉर्थ के जो बन रहे हैं, इनको डोमेन भी बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मैग्नेट। जी हाँ। जब भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट का एक पोल साउथ होगा तो डेफिनेटली दूसरा पोल जो होगा वो नॉर्थ ही होगा। क्लियर बच्चों? तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। अब ये देखिए अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अंदर डेवलपमेंट हो रहा है किसका? ये बन रहे हैं डाइपोल। क्या बन रहे हैं? डाइपोल। तो मटेरियल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर बहुत ही कम डाइपोल बना पाते हैं गिवन मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर कि नॉट क्लियर? और कुछ मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे डाइपोल बन जाते हैं। तो जिनके अंदर ज्यादा डाइपोल्स फॉर्म होते हैं, हम ये कहेंगे कि उनकी उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाई है। और जिनके अंदर कम डाइपोल फॉर्म हुए हैं तो हम कहेंगे उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लो है। ठीक है? अगर मान लीजिए किसी मैग्नेटिक मटेरियल का वॉल्यूम V है और V वॉल्यूम के अंदर बनने वाला टोटल मैग्नेटिक मोमेंट M है। क्लियर? सो यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना होगा? M बाई V। अगर V वॉल्यूम में M मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? M बाई V। एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I is equals to M by V is called intensity of magnetization. So it is defined as the magnetic moment developed in per unit volume of the magnetized substance. मतलब किसी मैग्नेटाइज सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। क्लियर? अगर किसी में ज्यादा होता है तो उस सब्सटेंस की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी और किसी में कम होता है तो उस सब्सटेंस की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द सबस्टांस इज मैग्नेटाइज। ये बताता है कि कितने हद तक कोई सबस्टांस मैग्नेटाइज हुआ है और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो आई इज इक्वल्स टू एम बाई बी। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें बेटा, किसका टुकड़ा ले लें? लकड़ी का गुटका। और लकड़ी के गुटके को ले करके आप उसके सामने मैग्नेट जिंदगी भर रखे रहेंगे, क्या ये मैग्नेटाइज होगा? नहीं होगा। सो इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है? जीरो है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अंदर कोई डाइपोल ही नहीं बनेगा तो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है? जीरो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लकड़ी एक मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है। अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल होती तो उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आपने क्या देखा? मेनली आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? अगर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब नंबर ऑफ मोमेंट डाइपोल्स ज्यादा बनेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे एच से शो करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लो, ये दिक्कत करेगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, इससे काफी कुछ आपको क्लियर होने में मदद मिल जाएगी। ये डेफिनेशन अच्छी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों समझो, यहां पर आपके पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है।
बेटा जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है ना, तो यहां से यदि आएगा तो इस तरीके से लाइन अंदर से चली जाएंगी। क्लियर बेटा? मोस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर से इसके चली जाएंगी। अब आप कहेंगे सर ये वाला रास्ता ये क्यों पसंद कर रही है अंदर मैग्नेट के वाला? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए ज्यादा ईज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस को मैग्नेट के अंदर से जाना अच्छा लगता है, ये समझिए। क्लियर? तो हमने क्या करा, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल को रख दिया कि नहीं रखा? हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इट बिकम्स मैग्नेटाइज, बेटा लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके अंदर से चली गई। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर से जा रही हैं तो हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? जी हाँ, ये मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, ठीक है ना। अब एक सवाल उठता है मैग्नेटाइज्ड कितना हुआ, ठीक है ना, मैग्नेटाइज्ड कितना हुआ, इससे काफी सारी चीजें समझ में आएगी। इट बिकम्स मैग्नेटाइज, यहां तक भी बात समझ में आ गई। द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, किसी मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता, कैपेबिलिटी उस मैग्नेटिक फील्ड की, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की क्षमता को हम किससे शो करते हैं? एच वेक्टर से शो करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसी को ही हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर? तो क्या लिखा हमने, क्या पढ़ा हमने? इट बिकम्स मैग्नेटाइज, द कैपेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल एक्सप्रेस्ड by means of magnetizing vector H called the magnetic intensity of the field. The relation between magnetic induction and magnetizing field H is given by B is equals to mu H. B is equals to mu H, where mu is the permeability of the medium. क्लियर हो गया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसको मैं कैसे समझा सकता हूं आपको। मैंने क्या कहा कि फील्ड के मैग्नेटाइज करने की क्षमता, जो फील्ड के मैग्नेटाइज करने की क्षमता है उसी को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अंदर मैग्नेट उतना ही मैग्नेटाइज हुआ होगा। यस कि नो? मतलब आप कह सकते हैं कि B इज प्रोपोर्शनल टू H, अगर आप B बढ़ाएंगे तो आपका H भी बढ़ेगा। यस और नो? अगर आप इंडक्शन बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपका फील्ड भी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? और ये कहलाएगा हटाने पर B इज इक्वल्स टू म्यू एच। क्लियर बेटा? अब अगर म्यू ज्यादा होगा परमिबिलिटी हाई होगी, ठीक है ना। परमिबिलिटी यदि हाई होगी तो आपके पास में B की वैल्यू क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। यदि परमिबिलिटी हाई होगी तो B आराम से अंदर की ओर कन्वे कर जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। सो अगर परमिबिलिटी हाई होगी तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इजीली पेनेट्रेट कर जाएंगी मैग्नेटिक सबस्टेंस को। सो बी इक्वल्स टू म्यू एच, वेयर म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर इनवर्स। एच की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर इनवर्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए थोड़ा और इसको एलैबोरेट करते हैं। यहां से देखिए, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कि बेटा बी की, टू मैग्नेटाइज द सबस्टेंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। फॉर्मूला बेटा देखिए, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा बी इक्वल्स टू म्यू एच, ठीक है बेटा। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी बाई म्यू, बी बाई म्यू। क्लियर? यस, एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू। मतलब जितना ज्यादा परमेबिलिटी होगी मटेरियल की, मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतना कम लगेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना कम लगेगा। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना कम लगेगा। ऐसा ऐसे समझो। अगर बेटा ये बताइए कि परमेबिलिटी बहुत हाई है,
बोली हाँ है ना। तो परमिबिलिटी बहुत हाई है, मतलब मटेरियल बहुत इजी, आराम से रास्ता दे रहा है लाइंस ऑफ फोर्सेस को। तो बताइए जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा। हाँ, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बनेगी वो कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ, क्योंकि उसको कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। यस। सो फॉर्मूला लिखेंगे H इक्वल्स टू, अभी आपने देखा B इक्वल्स टू म्यू एच वहां से, तो H इक्वल्स टू बी बाई म्यू। यदि आप बात करते हैं एयर के लिए, सो एयर के लिए H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू की जगह म्यू नॉट और माइनस आई। क्लियर है। आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि वही m बाई वी। क्लियर। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई की वैल्यू m बाई वी है। और याद रखिएगा कि वैक्यूम के लिए आई की वैल्यू जीरो होती है, आई इज इक्वल्स टू जीरो फॉर वैक्यूम। यस। तो वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है, क्योंकि वैक्यूम में कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हो सकता है। क्लियर। तो वैक्यूम के लिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम कुछ भी रहे, जीरो अपॉन वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो बेटा यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वैक्यूम की, सो आई इज इक्वल्स टू, फॉर वैक्यूम आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। क्लियर हो गया। यस। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ा, या मैग्नेटिक, इसको यहाँ पे गलत कह दिया बेटा, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मत बोलिए, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो बी होता है। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच ऑफ अ सोलेनॉइड इज इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एन आई। ठीक है। यस। यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए याद रखिएगा एच इक्वल्स टू एन आई होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। बेटा जो एच होता है ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। Yes, so the magnetic field intensity, the magnetic intensity of a solenoid is equals to H equals to Ni. तो Ni में कहीं material आ नहीं रहा है, तो it is independent. When magnetic material is kept inside the solenoid, then B equals to B naught plus B medium. B naught क्या होता है, magnetic field due to magnetizing field, and Bm equal to magnetic field due to magnetization of the material. ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बस यहाँ तक ही मेन फॉर्मूला इसका ये था, H इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। अगर आप एयर की बात करेंगे तो H इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट। ठीक है। और यदि मीडियम की बात करेंगे, सो आपने देखा है बी इक्वल टू म्यू एच होता है, सो H इक्वल्स टू बी बाई म्यू। ठीक है ना। तो H को क्या बोलते हैं, H को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यस। सो एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है टॉपिक हमारा इसमें, अगला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो हमने बता दिया इट इज द डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी देख लिया हमने। ए इज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इसका थोड़ा हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए, हाँ, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। देखिए, अगर आपके पास में कोई मैग्नेट दिया गया है तो उसका कैपिटल एम कितना होता है, एम इंटू टू एल। बोलिए होता है कि नहीं होता है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाता है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यदि मान लीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और अप टू लेंथ तक चल रहा है, लेंथ 2l है, तो क्या है मैं इसके वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, ए इंटू टू एल, कि नहीं लिख सकता। 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, m बाई ए, एम बाई ए, मतलब, है ना, m बाई ए। और m का मतलब क्या होता है बेटा, m का मतलब होता है एम्पियर मीटर, इसका जो इसका यूनिट होती है एम्पियर मीटर, और नीचे होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स, इनवर्स। ठीक है ना। तो एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट के लिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगी, सबके लिए हो जाएगी। कि इसकी यूनिट बताई हमने आई की। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर इनवर्स। यदि इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो मास नहीं है तो मास का जीरो हो गया, लेंथ -1 से है, टाइम जीरो से है, और एम्पियर कितने से है, 1 से है। क्लियर।
सो दिस इज कॉल्ड, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। पहले आप परमेबिलिटी को समझ लीजिए, है ना, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके पास में। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को समझ लीजिए। बी इक्वल्स टू, आपने देखा म्यू एच, हमने क्या देखा बेटा, बी इक्वल्स टू म्यू एच। म्यू जो है वो मीडियम का प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सो म्यू इक्वल्स टू बी बाई एच, बी बाई एच। क्लियर। अभी मैंने क्या बताया बेटा, एच का नाम, एच का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर। या इसी का दूसरा नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या नाम होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है बेटा। गिवन मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे, जैसे आप समझो, जैसे आपके सामने एक बहुत सारी परेड की टुकड़ी खड़ी हुई है, ठीक है बेटा, और आप इस परेड के कमांडर हो, ठीक है ना। चलो, दो सीन में आपको दिखा रहा हूं, एक दो तीन। अब देखिए, यहां पर म्यू देखिए और यहां पर म्यू देखिए। आपने हुक्म बजाया, हुक्म क्या बजाया, परेड पीछे मुड़। आपने हुक्म बजाया परेड पीछे मुड़। वो हुक्म आपका क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, एच है। बोलो यस और नो। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने हुक्म बजाया तो आधी परेड मुड़ गई और आधी परेड ने नहीं सुना। समझ गए। ये वाले सबके सब आपकी बात सुन करके मुड़ गए और ये वाले बेचारे निठल्लू बैठे हुए हैं। मतलब उसी एच के लिए आपने आदेश तो पूरा का पूरा एच दिया है, बोलिए ऐसा नो, बट आपका जो बी है वो क्या है, छोटा है। परेड पीछे मुड़, तो ये पूरे के पूरे मुड़ गए, बोलिए ऐसा नो। तो सेम आदेश था दोनों में, दोनों में आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेम लगाया कि नहीं लगाया, बट एक में बी कम है और एक में बी क्या है, स्ट्रांग है, बोलिए ऐसा नो। क्लियर कि नॉट क्लियर। जैसे एक ही क्लास में आपके दो दोस्त हैं, ठीक है ना, एक ही क्लास में आपके दो दोस्त हैं, सेम बात के लिए ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करता है और ये इसका रिस्पॉन्स है बकवास। समझ में आया। आपने दोनों को ऑफर सेम चीज दी है, तो सेम ऑफर दिया आपने एच का। अब एक ने इंटेंस इंडक्शन कम दिखाया और एक ने इंडक्शन बहुत तगड़ा दिखाया। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो जिसने इंडक्शन तगड़ा दिखाया है उसकी परमिबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया। हाँ, मतलब वो लाइंस ऑफ फोर्स को बड़े प्यार से, बहारो फूल बरसाओ, है ना, बड़े प्यार से ये कन्वे दे करने देगा। समझ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई। समझ गया। वैसे भी देखिए, परमिबिलिटी के लिए मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है। परमी मतलब परमिशन, एबिलिटी, मतलब कौन लाइंस ऑफ फोर्सेस को इजीली परमिट कर रहा है। समझ में आया बेटा। अगर आप लाइंस ऑफ फोर्सेस को इजीली परमिट करोगे तो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ गए ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। तो यहाँ पे परमेबिलिटी पढ़ते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मैग्नेटाइज सबस्टेंस टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, या इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्लियर। यही मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। सो नोट, मेजर ऑफ conduction of magnetic lines of force through a substance, mu is equals to Weber per ampere meter is equals to Tesla मीटर पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट होती है बेटा, B अपॉन H की। क्लियर। हम्म। तो इसको नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को, ठीक है, मेन फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्लियर, बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है ना, इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर। बस ठीक है ना। तो म्यू इज इक्वल्स टू आपने देखा बी बाई एच। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर बेटा। डिवाइड बाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स।
ओके, चलिए इसको देखते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, बी बाई एच हो गया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी हैविंग यूनिट हेनरी पर मीटर। इसकी यूनिट अभी याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको आगे तो तब समझ में आएगा। हेनरी पर मीटर एंड डायरेक्शन डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल्स टू टू एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। क्लियर? अब इट इज मेजर्स टू द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक मेटल कैन बी पेनेट्रेटेड। बस बिल्कुल मैंने बताया, ये मेजर करता है, ये जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, ये इस चीज का मेजर करता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किस हद तक पेनेट्रेट कर पाएगा। अगर मैग्नेटिक परमिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत इजीली पेनेट्रेट करवाएगा, राइट? और अगर मैग्नेटिक परमिबिलिटी कम है, मतलब कम पेनेट्रेट हो पाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगा। क्लियर? So it measures the degree to which a magnetic metal can be penetrated by the magnetizing field H. मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण कितना वो पेनेट्रेट कर पाएगा। क्लियर? यस। अब बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसे बेटा आपने वहां पे पढ़ा था एप्सिलॉन आर, जिसका नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, याद आया? एंड एप्सिलॉन आर मैंने बताया था एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ द एयर। ऐसे ही यहाँ पे आता है रिलेटिव परमिबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ द एयर या फ्री स्पेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब कोई गिवन मीडियम हवा के रिस्पेक्ट में कितना परमिएबल है, मतलब कितना ज्यादा अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, यदि मैं कहूं म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, क्लियर? तो समझ में आ रहा कि हवा का कितने गुना है, इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है ना? रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कोई चीज की परमेबिलिटी हवा की कितने गुना है। डन? एनी प्रॉब्लम? यस, तो ये हो गया relative permeability. It is defined as the ratio of the permeability of the medium to the permeability of the free space. It has no unit and dimension. इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है बेटा? यस। चलिए इसमें देख लेते हैं नोट्स में। सो रिलेटिव परमेबिलिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द magnetic permeability mu of the substance to the permeability of the free space. Mu r equal to mu upon mu naught. Mu r is a pure ratio, dimensionless. बेटा वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, नोट कर लीजिएगा। जैसे एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू वहां पे 1 आती थी, वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। म्यू आर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द सबस्टांस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड B0। यस। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक और चीज नोट करिए। अभी आपने देखा कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मीडियम, सॉरी, रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ द एयर। क्लियर बेटा? तो परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ द एयर। अब देखिए कंसेप्ट, अभी आपने पढ़ा है कि बी इक्वल्स टू म्यू एच, पढ़ा ना बेटा? बी इक्वल्स टू म्यू एच। तो यहां से यदि मैं देखूं, सो मैं सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए यदि मेरे पास दो केस बने, एच मेरे पास सेम है और मैं मीडियम अलग अलग ले रहा हूं, तो देखिए बी फॉर मीडियम, इसको आप एम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी मीडियम इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एच आ जाएगा। क्लियर? एंड बी एयर इक्वल टू म्यू एयर मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है? अब आप दोनों को यदि डिवाइड कर दें तो एच से एच क्या हो जाएगा? कैंसिल। आई मीन टू से म्यू अपॉन म्यू नॉट जो आएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी बाई बी नॉट आएगा। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई? बी बाई बी नॉट। मतलब इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर अपॉन मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी ऊपर एयर नहीं है, ऊपर मीडियम है,
मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम डिवाइड बाई मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो ये मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम डिवाइड बाई मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर, ये देखिए। डन बच्चों? यस। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है हमारे पास में, ये भी हो चुका है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हो गई, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी हो गई। यस, इधर के तो सारे टॉपिक हो चुके हैं। हाँ, कौन सा टॉपिक? ससेप्टेबिलिटी। ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है ससेप्टेबिलिटी। यस, तो हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आपको पढ़ाने वाले हैं। परमेबिलिटी हमने आपको पढ़ा दिया है, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। ठीक है, मतलब कि लगाए गए मैग्नेटाइजिंग फोर्स में, फोर्स के वजह से, जैसे मान लीजिए आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इंपैक्ट किया एक मेटल के ऊपर, क्लियर कि नॉट क्लियर, और उसके कारण फील्ड कन्वे हुआ, और फील्ड कन्वे होने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई डेवलप हो गई यदि। क्लियर? सो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सॉरी, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। यस, यस, यस। देखिए, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको काई से शो करते हैं बेटा, बड़ा एक्स लंबा इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड काई। सो काई एम इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर? It is defined as the ratio of the intensity of magnetization of the magnetizing field H, chi m is equals to I by H. It is a scalar quantity with no unit, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है बेटा। क्लियर? दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नो यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिकली इट रिप्रेजेंट the ease with which a magnetic metal can be magnetized, that is large value of chi m represent that the material is more susceptible to the field and hence can be easily magnetized। तो जिस तरीके से आपका परमिबिलिटी बता रहा है कि मैग्नेट कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी बता रहा है कि कोई दिया गया मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे टर्म यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। एक बार और ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। The magnetic susceptibility of a material indicate how easily the material can be magnetized. It is defined as the ratio of intensity of magnetization in a substance to the magnetic intensity या magnetizing force applied to the substance. Chi m is equals to I by H. It is a scalar quantity with no unit and dimension. Clear बेटा? Next, relation between mu r and chi m. ये थोड़ा सा important है। mu r and chi m के बीच में रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं। कंसीडर अ करंट कैरिंग टोरॉइड हैविंग कोर मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल इज गिवन बाई। तो मान लिया आपने यहाँ पे कि आपके पास में कोई क्वाइल है और आपने उसमें मैग्नेटाइजेशन किया है, तो आपके पास अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बन रही है वो बी है। तो बी दो पार्ट में चली जाएगी, कुछ एयर के अंदर जाएगा और कुछ मीडियम के अंदर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? करंट कैरिंग टोरॉइड है हैविंग कोर मटेरियल एंड ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल इज गिवन बाई बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द करंट इन कॉइल्स। बी नॉट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है करंट के कारण, और बी एम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल कितना मैग्नेटाइज कर रहा है उसके कारण। ठीक है ना? सो बी नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाए, क्योंकि हवा की बात है, आपने पढ़ा है बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, एंड ये कितना हो जाएगा? बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है। बी मीडियम इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है बेटा। अब यहाँ से म्यू नॉट आप कॉमन ले लीजिए, सो म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एच प्लस आई। डन। अब देखिए एच प्लस आई बच चुका है। अभी आपने पढ़ा है जो काई होता है, काई एम इक्वल्स टू होता है आई बाई एच होता है, एच होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, काई एम मैग्नेटिक इनटू एच, और यहाँ पर आके पुट कर दीजिए, तो देखिए पुट कर दिया आई की जगह, काई एम इनटू एच, क्लियर। अब यहाँ से आपने क्या किया, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बच गया, वन प्लस काई मैग्नेटिक। सो म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी, देखिए यहाँ पे म्यू, अब बी की वैल्यू पुट करिए। सो बी आप जानते हैं, बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट म्यू आर एच। क्यों हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, आप जानते हैं कि म्यू आर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन एयर की परमेबिलिटी। तो मीडियम की परमेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्लियर कि नॉट क्लियर, और मल्टीप्लाई बाई एच रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो गया है, क्लियर हो गया बच्चों, एच से एच कैंसिल हो गया। फाइनल फार्मूला म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काई एम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो फाइनल फार्मूला म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काई एम, ठीक है। सो म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस काई एम, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। ये है हमारे पास में रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर है एंड दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस काई एम। डन बच्चों, यस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो हमारे इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो गई यहाँ से। अभी तक जो चीजें थी वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। यदि एक बार आपको ना भी बने तो चांसेस कम है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अब जो आ रहा है उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, म्यू आर इज इक्वल्स टू वन प्लस काई एम। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, म्यू आर इज इक्वल्स टू वन प्लस काई एम, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तीन प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि एक मटेरियल किसी मैग्नेटिज्म के प्रति कैसे बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए आपने ये एक मैग्नेटिज्म दे रखा है, ठीक है बेटा, ये आपने एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक मटेरियल का बिहेवियर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्लियर बेटा, हाँ। तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इस मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला वाला कहला गया है डायामैग्नेटिक मटेरियल, क्या बोलते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरे होते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके, shown by different material have been classified into the three categories। पहला है डाया, दूसरा है पैरा, तीसरा है फेरो, समझ गए ना। अब मैं इसकी ट्रिक आगे पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेटा डाया का मतलब डी फॉर दूर, डी फॉर दूर, समझे, ये ट्रिक बन गई आपकी, डी फॉर दूर। हेलो बच्चों, आवाज आ रही मेरी, हाँ, डी फॉर दूर। तो यदि आप देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, तो इस मटेरियल को क्या पसंद है, इस मटेरियल को पसंद है कि मेरे से जो फील्ड है वो दूर से जाए, मेरे अंदर से ना जाए। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर इस तरीके का होगा तो ये जो मटेरियल होगा तो क्या करेगा, इसको बोलेंगे फीबली रिपेल बाय द मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट की फील्ड से दूर होने की कोशिश कर रहा है। बोलो यस और नो। सो सबस्टेंस आर फीबली रिपेल्ड, फीबली रिपेल्ड, क्लियर कि नॉट क्लियर।
अच्छा, पैरामैग्नेटिक का पहला वर्ड पी है। पी का मतलब पास। पी का मतलब पास। ठीक है ना। पैरा मतलब कि पास। तो यहाँ पर जो सबस्टांस होगा, मैग्नेटिक सबस्टांस, वो फीबली पास में आएगा, अट्रैक्टर आएगा। मतलब फीबली मतलब कि फील्ड ऐसे अंदर से जाने की कोशिश करेगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक है ना। हाँ। डाया में तो बिल्कुल वो कहेगा नहीं नहीं मेरे अंदर से मत जाओ, तुम बाहर से चले जाओ। समझ गए। मतलब अब समझ में आ रहा है कि इसकी जो परमिबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर कि नॉट क्लियर। इसकी जो परमिबिलिटी आएगी वो बहुत ही कम आएगी, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। बोलिए यस और नो। इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी जो होगी वो 1 से तो बड़ी होगी। बोलिए यस और नो। बट ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तीसरा सैंपल देखिए, एफ है। एफ फॉर फोर्स। एफ फॉर फोर्स, मतलब ये मटेरियल फोर्सफुली लाइंस को अपने अंदर से बुला लेगा। सबके सब यहाँ चलो, सब हमारे अंदर से जाओगे। समझ में आ गया। मतलब इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी 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 ग्रेटर देन 1। क्लियर कि नॉट क्लियर। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत कम होगा बेटा, वेरी लो। बोलो ये सुनो। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा पॉजिटिव होगा, और 1 के थोड़ा आसपास होगा, या 1 से थोड़ा बड़ा होगा। बोलिए सुनो। और इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। क्लियर ना। आपने देखा था, जो हमने ससेप्टिबिलिटी आपको पढ़ाया था, काई इज इक्वल्स टू, काई का फॉर्मूला हमने क्या बताया था। काई का फॉर्मूला हमने आपको बताया था आई बाई एच, आई अपॉन एच। तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बन रही है बेटा, वेरी हाई। वेरी हाई, समझ गए। इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या बनेगी, हाई, और इसकी बनेगी लो। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने आपको फील लाने के लिए बताया। अब आइए पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए पहले अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको चीजें दिखाएंगे। ठीक है। चलिए पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं है, इतना ही क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है। ये क्लासिफिकेशन आप देखिए इस वाली शीट में, बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है डायामैग्नेटिक। डी फॉर दूर, मैंने कहा पी फॉर पास, याद आया, और एफ फॉर फोर्स लगा के जबरदस्त तरीके से। क्लियर बेटा। अब डायामैग्नेटिक, दीज मैग्नेटिक मटेरियल आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, क्योंकि दूर जाने की बात हो रही है तो क्या होंगे, वीकली रिपेल। दीज मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड फ्रॉम द मैग्नेट, मतलब ये पास में आएंगे। एंड दीज मटेरियल आर फोर्सली और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्लियर के नॉट क्लियर। बेटा जो आयरन होता है वो किस में आएगा, फेरोमैग्नेटिक में आएगा। क्लियर की नॉट क्लियर। चलिए अगला देखिए, इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच दे एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन, मतलब यदि आपने बाहर से एच लगाया है, क्लियर, तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन है ना, मैग्नेटाइजेशन जो होगा, एक्चुअली उसको आई बोलना चाहिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में कन्वे होगा एच के। समझ में आ गया। जो हमने बताया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर की नॉट क्लियर। तो यहाँ पे जो आई डेवलप होगा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर की नॉट क्लियर। ओके। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर वीक मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एच। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर लगाए गए फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। होगा कि नहीं होगा। ये देखिए जो मैग्नेटाइज होगा वो लगाए गए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन छोटा होगा और लगाए गए फील्ड की डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल लगाए गए मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा। क्लियर की नॉट क्लियर। हेलो। क्लियर है। थर्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, लाइंस बेंड अवे फ्रॉम द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि डी फॉर दूर, मतलब ये लाइंस बेंड अवे फ्रॉम द डायमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे क्या है, बेंड लिटिल टूवर्ड्स पैरामैग्नेटिक, मतलब कि अंदर की ओर, लिटिल टूवर्ड्स। क्लियर की नॉट क्लियर। अंदर की ओर, यस। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस बेंड टूवर्ड्स द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
मतलब 99% जो लाइंस हैं वो पूरी अंदर की ओर से जाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जीरो होगा। अभी इसका कारण मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? जीरो। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इस मटेरियल का कुछ ना कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहाँ पे भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा एंड दे हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ ना कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव टुवर्ड वीकर सेक्शन। आपको पता है देखिए, क्योंकि इनकी लड़ाई चलती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, मतलब ये हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी के तरफ मूव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहाँ देखिए इंटेंसिटी हाई हो रही है यहाँ पे, यदि आप इसको छोड़ दोगे तो ये लो इंटेंसिटी की तरफ मूव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो पैरा पी फॉर पास, मतलब कि स्ट्रॉन्गर रीजन की ओर धीरे धीरे मूव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? स्लोली मूव करेगा। बट ये जो मटेरियल है ये बड़ी ही फोर्सफुली, बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए डायमैग्नेटिक मेटल के, ये रटना पड़ेगा आपको। बिस्मिथ, कॉपर, वाटर, एल्कोहल, मरकरी, ये डायमैग्नेटिक मेटल के एग्जाम्पल हैं। अब आप पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल लिख लीजिए। सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड। याद रखिएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। अब देखो यहाँ याद रखो, जो कॉपर जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अपोजिट जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब कि पास में आएगा। एंड कॉपर क्लोराइड। अब इसके बाद बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो हमारी जिंदगी के मैग्नेट है, फेकोनी, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। क्लियर? ये देखिए मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप कितना भी गर्म करो मटेरियल को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायमैग्नेटिक में। क्लियर? इसमें मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन कम होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसमें मैग्नेटाइजेशन डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वही होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और कम होते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी हाई टेम्परेचर पे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक। इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा? क्यूरी, जिसमें फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपने देख ली थी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू आई अपॉन एच। क्लियर है बेटा? तो आपने देखा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि बेटा इसमें मैग्नेटाइजेशन अपोजिट साइड में होगा डायमैग्नेटिक में, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आई नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। इसमें आई पॉजिटिव रहेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहेगी, मगर स्मॉल रहेगी। क्या रहेगी? स्मॉल। क्योंकि आई अपॉन एच है, तो गिवन एच पे आई की वैल्यू कम है, बट यहाँ पे x बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आई बाई एच तो है, बट आई इज वेरी 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 लार्जर। सो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई जो होगी पॉजिटिव होगी, और साथ में वेरी लार्ज होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहाँ पे देखिए परमेबिलिटी की यदि बात की जाए, तो परमेबिलिटी यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है लेस देन वन होती है, जैसा कि मैंने बताया म्यू आर इज लेस देन वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और म्यू आर का वैल्यू क्या होती है? म्यू बाई म्यू नॉट, ऐसा समझिए। मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक के केस में रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन वन होती है, एंड रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। यदि यहाँ पे पुट कर दें म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर इज लेस देन वन, इट मीन्स म्यू मीडियम इज लेस देन म्यू एयर। मतलब यहाँ पे जो परमेबिलिटी होगी वो म्यू नॉट की से कम होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो म्यू लेस देन म्यू नॉट। यहाँ पर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा होगी, मतलब परमेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। सो म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर?
यस, नेक्स्ट, ये भी हो गया 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, अगर आप नॉर्थ साउथ मैग्नेट फील्ड में यदि आप किसी फ्रीली सस्पेंडेड मटेरियल को रख देंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल को, तो बेटा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि ये चाहता है कि मैं कम से कम टच में आऊं फील्ड के। बोलो यस और नो। तो कम से कम टच में आने के लिए मान लीजिए कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, तो बताइए अगर ये अपने आप को उसी के अलाइन कर लेता तो ज्यादा लाइंस जाती। यस और नो। तो कम से कम के लिए अपने आप को ये परपेंडिकुलर अलाइन कर लेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये क्या करेगा? अपने आप को फील्ड के डायामैग्नेट, एक मिनट, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ लिखना चाहिए पैरामैग्नेटिक। क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक अपने आप को पैरेलल अलाइन कर लेगा। क्या कर लेगा? पैरेलल। क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है और 1 से थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये पैरेलल अलाइन कर लेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यहाँ पे भाई साहब ये तो बहुत ही तेजी से अपने आप को अलाइन करेगा, फटाक से। समझ में आ गया? ये बहुत ही तेजी से अपने आप को अलाइन करेगा। यदि ऐसी रॉड थी इस तरीके से, तो ये बिल्कुल तेजी से घूम करके अपने आप को ऐसा कर लेगा, फेरोमैग्नेटिक। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब सोल्यूशन की बात करते हैं। ये देखिए डायमैग्नेटिक सोल्यूशन है। जैसे ही आप इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, तो क्योंकि डायमैग्नेटिक है मतलब दूर जाएगा, तो ये देखिए इसका लेवल नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर? पैरामैग्नेटिक में पास आने की कोशिश करेगा तो ये पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है, ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ? और फेरोमैग्नेटिक में भी बहुत तेजी से ऊपर आएगा विद वेरी स्पीड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सो ये हो गया कंप्लीट आपका डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया बच्चों? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यही डिफरेंस होता है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। यस, सबसे पहले बात करते हैं diamagnetic substances. Diamagnetic substances are those in which the individual atom molecules ions do not possess any net magnetic moment in their own, मतलब इनका खुद का, इन मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है ऑल टोटल। क्लियर कि नॉट क्लियर? इनका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। अभी हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि इनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। ओके, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर? यस। So diamagnetic substances are those in which the individual atom, molecule or ion do not possess any net magnetic moment in their own. Paramagnetic substances are those in which individual atom molecule has a net non-zero, मतलब कुछ तो कुछ होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा उनका खुद का। ओके। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जी मैंने बताई थी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और बेटा ये डिपेंड करती है किस प्रकार से? एक्स एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर काई एम। सो काई एम इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी। सी इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है? एंड इट इज वेरीज with the temperature according to the given equation. Magnetic susceptibility is equals to C by T. Here C is called Curie constant. Clear कि not clear? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ferromagnetic substances are those in which each individual atom molecule have a non-zero magnetic moment. इनका भी non-zero magnetic moment होता है। As in a paramagnetic substance, high temperature ferromagnet, अब ये कह रहा है कि देखिए as in a paramagnetic substances, यस, जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता था। बिल्कुल सही बात है। क्या होता था? नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता। अब आगे देखते हैं। हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेट जो होते हैं वो पैरामैग्नेट बन जाते हैं। इस टेम्परेचर को, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो देखिए वहां पर आपने देखा था एक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी, देखा था ना? अब यहाँ पे एक चीज जोड़ दीजिए, टी सी। टी सी, ठीक है? तो क्यूरी टेम्परेचर पे यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक पे। ठीक है? यस। सो द टेम्परेचर ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर।
Tc. The susceptibility is above the Curie temperature. The susceptibility above the Curie temperature, that is in the paramagnetic phase, is given by. अब क्यूरी टेम्परेचर के भी ऊपर जो ससेप्टिबिलिटी होती है, क्योंकि क्या हो चुका है, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन चुका है, बोलिए हाँ या ना। अब पैरामैग्नेटिक है तो ससेप्टिबिलिटी तो होगी कुछ ना कुछ, कितनी होगी? सो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, x इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, और इस नियम को ही हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। क्लियर हो गया? क्यूरी विस लॉ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल होते हैं और एक हार्ड मैग्नेटिक मेटल होते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक, ये बहुत काम के होते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, दे हैव लो रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब रिटेन करने की क्षमता। जैसे कि किसी ने एक को झापड़ मारा, समझ गए? तो कोई 1 घंटे में भूल गया उस झापड़ का दर्द, और कोई 1 दिन में नहीं भूला। तो जो दूसरा मटेरियल है इसकी रिटेंटिविटी हाई है, पकड़ के बैठा हुआ है, मगर इसकी रिटेंटिविटी कम है। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी लो रिटेंटिविटी होती है, समझ गए? लो रिटेंटिविटी होने का फायदा यह है कि आप उनके अंदर फील्ड की डायरेक्शन बदल सकते हो, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना? तो जहां पर आपके को फील्ड रैपिडली बदलना हो, तो आप वहां पर सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल का यूज करेंगे, वहां पर आप सॉफ्ट आयरन का यूज कर देंगे। तो इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट के जो भी डिवाइसेस होती हैं उसमें हम जो कोर बनाते हैं वो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। क्लियर? सो दीज हैव लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी एंड स्मॉल हिस्टरेसिस लॉस। हिस्टरेसिस लॉस बेटा एक प्रकार का हीट लॉस होता है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल के अंदर हिस्टरेसिस लॉस कम होता है। These are used for making electromagnet, cores of transformer, motor generator, soft iron, Mu metal, and stilloy are the example of these material. आपको केवल soft iron याद रखना है, ठीक है? Hard magnetic materials, these have high retentivity, high coercivity, and large hysteresis loss. Yes, बिल्कुल अड़े हुए, खड़े हुए, जो अपने बिल्कुल इरादों में खड़े रहें, है ना? तो ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी हाई होती है, एक बार बुरा मान गए तो मान गए। एक बार मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो गया तो साउथ से नॉर्थ बदलने में उसको बहुत दिक्कत उत्पन्न करे। इनकी कोर्सिविटी हाई होती है, इनकी लार्ज हिस्ट्रेसिस लॉ होता है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। जी हाँ, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं इसलिए इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है। एंड वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर एंड लाउड स्पीकर, इसके एग्जाम्पल स्टील, एल्निको, एल्कोमैक्स एंड टिटिकोनॉल आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज मटेरियल। केवल आपको स्टील याद करना है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्टील। हिस्ट्रेसिस क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया बच्चों ने, यहाँ पे हिस्ट्रेसिस क्या होता है देखिए बेटा। क्या होता है कि जैसे किसी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और आप इसको मान लीजिए यहाँ पर आपने नॉर्थ लगाया और यहाँ पे साउथ लगाया, तो फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, बोलिए यस और नो? और मॉलिक्यूलर मैग्नेट में इसके अंदर, क्योंकि ये नॉर्थ है, तो अंदर जनरेशन जनरेट होगा इसके, ये वाला मॉलिक्यूलर मैग्नेट साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। बताइए यस और नो? क्योंकि नॉर्थ के सामने इसको साउथ बनना पड़ेगा और साउथ के सामने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब क्या हुआ, जैसे आपने फील्ड को एकाएक बदल दिया, एकाएक क्या कर दिया? बदल दिया। तो क्या होता है, जैसे ही आपने फील्ड को बदल करके, अभी साउथ था, अब जैसे ही आपने इसके ऊपर नॉर्थ अप्लाई किया, यस और नो, और यहाँ पे क्या अप्लाई किया? साउथ, तो पूरे मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो होते हैं पलटना शुरू कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे बन जाएगा साउथ और यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब ये मैग्नेटिक मैग्नेट मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर मैग्नेट जब पलटते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले फ्लक्स कहाँ जा रहा था? साउथ नॉर्थ जा रहा था। अब फ्लक्स इधर से जाएगा, मतलब डायरेक्शन पलट जाएगी, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स उल्टे साइड से लगने लगेगा। बोलिए यस और नो? ठीक ना? तो जब ये ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो इनके बीच में भगदड़ मचती है, और भगदड़ मचने के कारण मॉलिक्यूलर मैग्नेट आपस में टक्कर खाते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे आपने देखा होगा, कभी अच्छी से कमांड नहीं दिया जा रहा है, तो या अच्छी आपकी ट्रूप नहीं है, डिजाइन नहीं है समझ पाने वाली, तो आपने चलते 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 बोल दिया पीछे मुड़, ये सुनो,
पीछे मुड़, आपने यहाँ से ऑर्डर लगा दिया पीछे मुड़, तो पता चला ये सामने वाले पीछे मुड़ गए और वहां से वो आगे ही आ रहे हैं सीधे सीधे। बोलो यस और नो। तो होगी क्या, दोनों में टक्कर हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यही हाल होता है इनका भी। और इस टक्कर में क्या होती है, मॉलिक्यूलर मैग्नेट एक दूसरे को घिसते हैं और यहाँ पे हीट निकलती है। इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन में ये लॉस कम होता है, सॉफ्ट आयरन में ये लॉस इसलिए कम होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम होता है, कम होती है। क्या होती है रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कम होती है। अब रिटेंटिविटी कम का मतलब, जैसे आपने बोला आगे चल तो धक 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 धक, फिर बोला पीछे मुड़ तो खटाक से पूरे के पूरे मुड़ जाते हैं क्योंकि इनको सुनाई देता है। समझ गए। इनकी रिटेंटिविटी लो होती है। क्या होती है, लो। मतलब एक किसी चीज को पाल के नहीं बैठते हैं कि हम आगे ही चलते रहेंगे, जब ऑर्डर दिया पीछे मुड़ तो खटाक से पीछे मुड़ जाते हैं। तो इसलिए हिस्टेरेसिस लॉस इनका क्या होगा, कम होगा। समझ गए ना। और हिस्टेरेसिस लॉस को एक लूप से दिखाया जाता है, इस तरीके से एक लूप बनता है पत्ती जैसा। समझ गए ना। तो उसका पत्ती जितनी पतली होगी उतना लॉस अपना कम होगा। ठीक है ना, हिस्टेरेसिस लॉस उतना कम होगा। यस। तो बेटा ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे हिस्टेरेसिस, ये देखिए ये हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। तो जितना कम होगा आपका इस पत्ती का एरिया, ये जो पत्ती सी बन रही है, इसको इसका लॉस उतना कम होगा। तो ये कहलाती है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। बस इतना ही काफी है इसमें। अब देख लीजिए ससेप्टिबिलिटी की बात करें कंपैरिजन में। सो ससेप्टिबिलिटी इसकी स्मॉल होती है, मैंने आपको बताया था। निगेटिव होती है क्योंकि एक्स का आई एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच होता है। तो आई बैक साइड में आता तो आई निगेटिव होती है। यस और नो। एंड क्या होता है इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैग्नेटिज्म ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखिए इस तरीके से ससेप्टिबिलिटी टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर कि नॉट क्लियर। यस। अब इसके बाद यदि आप यहाँ पे वेरी लार्ज, सो टी माइनस टी सी। क्लियर। हाँ, टी सी पर देखिए ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है। और टी सी अगर आप आगे ले जाएंगे तो काई एम की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। और टी सी यदि कम करते जाएंगे तो काई एम की वैल्यू यहाँ तक देखिए एक फिक्स पॉइंट तक काई एम बढ़ता है और इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। क्लियर कि नॉट क्लियर। लाइक आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरी टेम्परेचर। टीसी मतलब क्यूरी टेम्परेचर। रिलेटिव परमेबिलिटी बता दिया मैंने इसकी, लेस देन यूनिटी होती है। ओके। म्यू आर इज लेस देन 1। इसकी म्यू आर इज ग्रेटर देन स्लाइटली 1 से बड़ी होती है, मतलब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है ऐसे मटेरियल का। और इसकी वेरी हाई होती है, म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। क्लियर कि नॉट क्लियर। इनमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं बनता है, इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट बनते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर और मरकरी का ध्यान रखें, लेड का ध्यान रखें, वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा आर डायमैग्नेटिक। यदि इसकी बात की जाए पैरामैग्नेटिक की, तो सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, ये एग्जाम्पल हैं आपके पैरामैग्नेटिक के। और फेरोमैग्नेटिक के फेकोनी यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल आर देयर एलॉयज आर फेरोमैग्नेटिक, एंड उसके एलॉयज जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक होते हैं। बोली क्लियर हो गया एकदम। तो यहाँ पर बच्चों ये मटेरियल थ्योरी पूरी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और वैसे बहुत कुछ है इसमें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ने के लिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा। आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो मैंने चार्ट बनवाई आपको वो बना लीजिए। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक सबस्टांसेस विद एग्जांपल मैंने बता दिए। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, एक चीज याद रहे आपको, ये वाली जो टेबल है, ये टेबल आप बना करके अपने सामने जहां पढ़ते हैं इसको अभी से रख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपका काफी सारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, डन।